मुझे फ़ोन नहीं किया, मैसेज ही दे देते। तुमने सरप्राइज़ दिया तो सोचा मैं भी दे दूँ। उसकी बात सुनकर केतकी की आंखों में नमी उतर आई। किसी तरह खरखराते गले से पूछा, नाराज हो? हाँ था तो। तुम्हारा मैसेज पढ़कर गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। गुस्सा और दुख कम हुआ तो डर ने मन में जगह बना ली कि कहीं ये हमारे रिलेशनशिप के बिखराव की शुरुआत तो नहीं। जमशेदपुर न जाने के लिए केतकी ने अपने मन को समझाकर शांत कर ही लिया था, पर समीता ने आकर उसमें कंकड़ फेंक दिया। अशांत मन की हिलोर में वो सब दिखने लगा जिसे वह अब तक नज़रअंदाज करती आई थी। समीता के बचपन की सहेली केतकी और समीता दोनों के परिवार जमशेदपुर में हैं। उनके बीच पारिवारिक मित्रता भी है। पिछले साल केतकी की शादी कोलकाता वासी दुष्यंत घोष से हुई। यह सुखद इत्तेफाक रहा कि समिता ने भी 6 महीने बाद कोलकाता में एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली। आज सुबह सुबह वह घर आ धमकी और आते ही आवेश में बोली, हद है यार, तुम्हारे पेरेंट्स की गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी है और तुम आराम से यहीं बैठी हो। समिता का आना और जमशेदपुर साथ ले जाने की जिद के पीछे जरूर कविता दी का हाथ है। यह समझने में उसे पल भर न लगा। दरअसल 3 दिन पहले ही केतकी की बड़ी बहन कविता का फ़ोन आया था। मैं और तेरे जीजाजी 20 जनवरी को जमशेदपुर आ रहे हैं। मम्मी पापा की गोल्डन एनिवर्सरी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। तुम और दुष्यंत भी आ जाना। बड़ी बहन के आदेश पर उसने कुछ हिचकते हुए कहा, ठीक है दीदी, दुष्यंत से पूछकर बताती हूँ। पर दुष्यंत के कुछ ऑफिस कमिटेड निकल आए और उसने जमशेदपुर जाने से असमर्थता जाहिर कर दी। हद है यार, हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं और तुम लोग कोलकाता से नहीं आ सकते। और तो और तेरी सहेली समीता भी आ रही है। कविता दी ने ताना मारा पर वह चुप रही। कैसे कहती कि जीजाजी तो उनके कहे में रहते हैं और समीता का तो खुद का घर जमशेदपुर में है। इसी बहाने वह घर हो आएगी। पर उसे दुष्यंत की हाँ या ना का ख्याल रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। उसके ऑफिस कमिटमेंट्स के चलते भी वह उससे चलने की जिद करे। यह ना समझी कम से कम यह तो नहीं कर सकती। आखिरकार एडजस्टमेंट ही तो सुखद दाम्पत्य की नींव है। यह सब सोचते हुए कहाँ सोचा था कि कविता दी शमिता को भेजकर उस पर जमशेदपुर आने का दबाव बनाएगी। समिता तो है ही हट्टी। आते ही फरमान सुना दिया, कुछ मत सोच, बस तैयार हो जा। मैंने कविता दी से वायदा किया है कि तुझे लेकर ही आऊँगी। अरे क्या किया, मुझ पर मुसीबत लादने वाला वायदा। अंकल आंटी की मैरिज एनिवर्सरी में जाना तुझे मुसीबत लग रहा है। अरे वो बात नहीं है समिता, ऐसे अचानक कैसे चल दूँ? वह खींची तो समिता इत्मीनान से बोली, बहुत आसान है, पैकिंग करो, दुष्यंत को मैसेज करो और चल दो। पर उससे पहले मुझे 1 कप अदरक वाली चाय पिला दो। चाय की मांग सुनकर वह अचकचाई तो समिता ने उसे घूरकर देखा। क्या हुआ, अदरक नहीं है या चाय नहीं है? अदरक तो है पर चाय पीती नहीं हूँ ना। छोड़ दी, अब कॉफ़ी, क्योंकि दुष्यंत को पसंद है। समिता ने अधूरी पंक्ति पूरी करते हुए बैठक पर नजरें घुमाई और दूसरा सवाल दाग दिया, तूने डेकोर चेंज किया है क्या? हाँ, दुष्यंत को लग रहा था कि टू मच ट्रेडिशनल हो रहा है। उसमें थोड़ा वेस्टर्न लुक दे दिया है। गुजराती थीम देने के लिए तूने कहाँ कहाँ से टिप्स उठाए थे, कितनी क्रिएटिविटी दिखाई थी। वो सारी मेहनत तो गई पानी में। थोड़ा रुक जाती तो कम से कम पहले वाली मेहनत वसूल हो जाती। हाँ, पर दुष्यंत कंफर्टेबल नहीं था। तू तो कंफर्टेबल है ना दुष्यंत के साथ? उसने गहरी नज़र से उसे देखा, पर वह जवाब देने के लिए रुकी नहीं और रसोई में चली गई।
कॉफ़ी मत बनाना मेरे लिए, पास आकर बैठ, आज सिर्फ गप्पों का लुत्फ़ उठाएंगे। गप्पों का लुत्फ़ तो न उठा, हाँ टीस जरूर मन में उठ गई। जाते जाते कह और गई कि वह बहुत बदल गई है, इतनी तेजी से होने वाले बदलाव को रोक दे। पर उसे नहीं लगता है कि वह बदली है, और अगर बदली भी है तो क्या हुआ, बदलाव तो जीवन का शाश्वत सत्य है। पुराने की विदाई और नए का आगमन तो जीवन को जीवंत रखना है। अब खुद को किसी भी तसल्ली दे ले, पर सच तो यह है कि समिता के जाने के बाद से वह अपने पुराने डेकोर को खोज रही है। यह सच है कि सिर्फ सोफे, डेकोरेशन और पर्दे ही नहीं, और भी बहुत कुछ था जो बदल गया। रती रती बेकल सी इधर उधर भटकती नजरें कॉर्नर टेबल पर रखी दुष्यंत की फोटो पर टिक गई। ऐसा लग रहा था वह अभी बोल पड़ेगा। देखो केतकी, मैंने शादी से पहले ही कह दिया था कि मुझे हाउसवाइफ ही चाहिए। फिर तुमने कॉलेज में क्यों अप्लाई किया यार, बैंगन का भुर्ता क्यों बना दिया। उफ, ये मजेंटा कलर कितना भड़कीला है यार। तुम्हारे जीजाजी इतना हंसते क्यों हैं, इतने लाउड्स क्यों हैं। ऐसे बहुत सारे क्यों के साथ सामंजस्य बिठाते बिठाते उसने इन 2 सालों में अपने अस्तित्व को ही खो दिया था। अस्तित्व का कतरा कतरा एडजस्टमेंट के हवाले कर दिया। उसे तो अब ये भी याद नहीं है कि उसका पसंदीदा कलर कौन सा है, या उसको कैसा खाना पसंद है, वह कहाँ जाना चाहती है। दुष्यंत उस पर इस तरह हावी हो गया है कि वह खुद को नहीं ढूंढ पाती। आंखों के सामने 2 दिन पहले की रात घूम रही थी, जब दुष्यंत जीदगी से लैपटॉप पर काम कर रहा था और वह उसके पास आकर उसके कंधे को होली से दबाते हुए बोली थी, सुनो 18 नवंबर को मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। जवाब न मिलने पर बात दोहराई, गोल्डन एनिवर्सरी है। कविता दी और जीजाजी ने कुछ सरप्राइज प्लान किए हैं, हम भी चलेंगे ना। उसकी बात सुनकर दुष्यंत की कीबोर्ड पर थरकती उंगलियां रुकी। उड़ती सी नज़र उस पर डालकर उंगलियां फिर थरकने लगी। सॉरी, नहीं जा पाएंगे, क्लोजिंग चल रही है, ऑफिस में बहुत काम है, मैं चली जाऊं। तुम कैसे जाओगे, मुझे भी तो दिक्कत होगी। फिर कभी चले जाएंगे, वैसे भी वहाँ भीड़ भाड़ होगी। और तुम्हारे जीजाजी, उसकी ओर देखे बिना जीजाजी शब्द पर उसका हल्का सा हंसना भर नहीं था। जब से जीजाजी ने उसे टोका है यार तुम कभी हंसा भी करो, तब से वह उनसे कुछ चिड़ा चिड़ा सा रहता है। दुष्यंत और अनिल जीजाजी में कितना फ़र्क है। जहां अनिल जीजाजी रौनक लगाए रहते हैं, वहीं दुष्यंत की उपस्थिति में सब असहज और औपचारिक हो जाते हैं। केतकी, तुम बस दुष्यंत का ध्यान रखना, तुम इधर उधर बैठकर गप्पे मत मारो, दुष्यंत को देख लिया करो। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं, आतंकित भाव से कहने वाली मम्मी जब अनिल जीजाजी को घर की जिम्मेदारी सौंपती है तो उसका मन ठीस उठता है। सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि दुष्यंत से पहली बार मिलने वाला आगंतुक उसके व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। वह भी तो उसके गांभीर्य और शिष्ट व्यवहार से बेहद प्रभावित होती थी। तब शायद जानती नहीं थी कि गंभीर और शालीन व्यक्ति संवेदनशील हो, ये जरूरी नहीं होता। और जब ये दर्शन समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी। दुष्यंत जब पहली बार उसे देखने आया था तब मम्मी और कविता दी उसे सत्कार में डाइनिंग टेबल व्यंजनों से भर दिया था। खाना खाने सब लोग बैठे ही थे कि उसी समय दुष्यंत का मोबाइल बजा। एक्सक्यूज़ मी कहकर वह देर तक फ़ोन पर बात करता रहा। सब इस इंतज़ार में थे कि वह फ़ोन रखे और सब खाना खाए। खुद को महत्वपूर्ण जताने का उसका ये सोचा समझा इरादा नहीं था, पर मम्मी पापा समझ गए उसके आत्म केंद्रित आत्ममुग्ध व्यक्तित्व को। पर उसे तो सिर्फ दुष्यंत दिखाई दिया
दुष्यंत के एक्सक्यूज मी सॉरी जैसे शिष्टाचार और काम के प्रति समर्पण के मिलने जुले प्रभाव से उस पर जादू सा कर दिया। अब उस जादू का तिलिस्म तो बनाए रखना ही था। वो अलग बात है कि मम्मी पापा कविता दी पर तिलिस्म बना प्रभाव न डालना था, तिस पर भी वह इस बात को जाहिर न करते। पर समिता का क्या, उसने तो आज ही बातों से बातें निकालकर मुंह पर कह दिया, मैंने ऑब्जर्व किया है तेरा दुष्यंत बहुत सेल्फ स्टैंडर्ड्स और डोमिनेटिंग है। अब इसका स्वभाव ही ऐसा है तो है, थोड़ा इसको बदल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ तेरा एफ्टरलेसन रिलेशनशिप नहीं। याद है जब कविता दीदी जीजाजी आए थे तब कैसे हम सब मजमा लगाकर रखते थे और भी हंसी मजाक करते नहीं थकते। और वही जब दुष्यंत घर में आया था तो एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। मुझे तो अंकल आंटी पर दामादी सत्कार की तलवार हमेशा ही लटकी दिखाई दी। पता नहीं कब दुष्यंत बाबू बुरा मान जाए। ऐसा कुछ नहीं है, उसका चेहरा ही ऐसा है तो किसी हंसते हुए चेहरे से शादी कर लेती न। बेसाख्ता समिता के मुंह से निकली तो उसका चेहरा स्याह हो गया और मस्तिष्क पलट पर ललित का चेहरा उभर आया। दुष्यंत से मिलने के कुछ दिन बाद वह रिश्ते के लिए उससे भी मिली थी। ललित जब आया तो उसके सरल सहज व्यवहार पर मम्मी पापा रीझ गए। चाय नाश्ते के बीच हो रही बातचीत के बीच उसने अपना मोबाइल साइलेंट पर कर दिया। इन बारीकियों को उसे नोटिस करने की अनुभूति उसके मम्मी पापा में थी, पर उसकी नज़र में सीधा साधा सांवला दुबला पतला मुस्कुराती आंखें वाला ललित नहीं चढ़ पाया था। इंदौर वाली जीजी ने कहा है लड़का अच्छा है, आंख मूंद कर रिश्ता कर लो। मम्मी ने इस तरह से उसे आश्वस्त किया, पर उसकी आंखों में जिस सजीले राजकुमार की छवि बसी थी वो तो दुष्यंत से मेल खाता था। अच्छा पद, लग्जरी गाड़ी, बढ़िया फ्लैट के मालिक दुष्यंत के आगे और ललित कुछ भी नहीं। बावजूद इसके वह मम्मी पापा को पसंद आया। यह बात उसे खिंचा जाती। शादी ब्याह बराबर वालों के साथ ही निपटी है। दुष्यंत के परिवार का स्टेटस हमसे कहीं ऊंचा है। मम्मी ने कहा तो वह बोली थी ये सब पुरानी धारणा है। लोग अपनी बेटियों के लिए राजकुमार से वर की अभिलाषा रखते हैं। राजकुमार घर के द्वार पर खड़ा है और आप कड़वी हो, उस बिस्ती से शादी कर लो। उसकी हंसी में हंसी, बात में छिपा उसका इशारा समझ गई। मम्मी पापा मौन हो गए और वह दुष्यंत की हो गई। मोबाइल पर आए मैसेज की आवाज़ से विचारों की बनती बिगड़ती कड़ियाँ टूट गई। समिता का मैसेज था, अपना टिकट बुक करवा रही हूँ, तू एक बार और बिना सोच ले, अंकल आंटी खुश हो जाएंगे। 2 पल नहीं लगेंगे मैसेज करने में। सोच लिया, पैकिंग कर लेती हूँ, मुझे भी पिक कर लेना। बदले में अंगूठे वाला इमोजी उभरी और दूसरे पल जमशेदपुर जाने वाली बस का ऑनलाइन टिकट का स्क्रीनशॉट उभर आया। घड़ी की ओर देखा तो देखा 10:30 बज रहे थे। 2 घंटे बाद निकलना था। इतना बड़ा निर्णय बड़ा झटका देगा दुष्यंत को। क्या कहेगा वह, क्या करेगा वह? उस पर नाराज होगा, उसके इस कदम से स्तंभ हो जाएगा, बोलचाल बंद कर देगा, उसे ताने देगा, अगली बार उससे बिना पूछे कदम न उठाने की चेतावनी देगा। कुछ तो जरूर ही करेगा। अब जो भी हो, समिता की यह बात भी सबल देती रही। उसे रिएक्ट करने का मौका तो दे। तू तो मम्मी पापा है, वो अपने बच्चों को रोने नहीं देते। कभी कभी रोना सेहत के लिए अच्छा होता है। दुष्यंत रूठे तो मना लेना। रूठने वाले से दाम्पत्य में आई एक तरफा टूटती हैं शंका आशंकाएं
परे धकेल उसने मोबाइल पर भेजे स्क्रीनशॉट देखा और गहरी सांस ली। फिर समिता की बात को दोहराया, धूप और बरसात से बचने के लिए समझौते को सिर की छांव बनाना सही नहीं है। बनाना ही है तो समझौते को छांव बना लेना चाहिए। छाते के भीतर थोड़ी बहुत धूप या बरसात की बूंदें तन को छू भी गई तो क्या? समझौता को छाता बनाने वाले प्रयोग के लिए केतकी ने खुद को तैयार किया और दुष्यंत को तड़पते दिल से फ़ोन लगाया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। वैसे अच्छा ही है जो फ़ोन न उठाया, तो शायद कहीं विवाद भी आ जाते, पर विवाद करने से उसे अंधेरे में रखना भी तो सही नहीं था। यह सोचकर फ़ोन लगाती रही। अंत में उसने मैसेज लिखा और सेंड कर दिया। समिता घर आई थी। मम्मी पापा की एनिवर्सरी जमशेदपुर जा रही हैं, तो मैं भी उसके साथ ही निकलती हूँ। अचानक प्रोग्राम बना है, परसों वापस आ जाऊँगी। खाना फ्रिज में रख जाऊँगी, गर्म करके खा लेना। सामान पैक करते समय कई बार मोबाइल उठाकर मैसेज चेक किया, ब्लू टिक नहीं लगा था। फिर पता चला उसे मैसेज पढ़ लिया गया है। समिता ने अपनी कैब में उसे भी पिक कर लिया। बस स्टैंड जाते हुए वह रास्ते भर मैसेज चेक करती रही। उसकी मनोस्थिति समझकर समिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस पर चढ़ते चढ़ते शंकाएं आशंकाएं छटने लगी। कोलकाता से बाहर निकलने पर उसने मैसेज देखा तो उस पर ब्लू टिक लग चुका था, पर जवाब में न कोई मैसेज आया और न ही फ़ोन करके कोई प्रश्न पूछा गया। बस में वह गुमसुम बैठी रही, पर ज़्यादा देर तक नहीं। हल्की हल्की बारिश के बीच ढाबे के पास बस रुकी तो कुल्हड़ वाली चाय का घूंट भरते ही अपने बहुत कुछ छूटा याद आ गया। कोई मैना किसी पिंजरे से निकलकर कभी उस डाली तो कभी उस डाली में जैसे फुदकती हैं। कुछ इसी तर्ज पर उसका मन प्रफुल्लित हो रहा था। अब वह अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गई थी। गप्पों में रास्ता कब कटा पता ही न चला। घर आई तो मम्मी पापा, कविता दीदी और जीजाजी उसे देखकर बहुत खुश थे। जीजाजी की सीक्रेट तैयारी से मम्मी पापा अब तक वाकिफ हो चुके थे। दुष्यंत ऑफिस की क्लोजिंग में बिजी है, इसीलिए उसने कहा तुम चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। ये झूठ कितनी बार कहना पड़ा कि वह सच लगने लगा था। देर रात समिता अपने घर चली गई थी। दूसरे दिन शाम को कविता दीदी और जीजाजी को वापस दिल्ली जाना था। पापा के साथ वह उन्हें छोड़ने गए। घर वापस आई तो दुष्यंत को देखकर वह हैरान हो गई। ऑफिस का काम काफ़ी हद तक निपट गया तो चला आया, वह सहजता से बोला था, पर केतकी उस ओढ़ी हुई सहजता से आश्वस्त नहीं थी। बढ़ी हुई धड़कनों के साथ दुष्यंत के चेहरे और हाव भाव को पढ़ने लगी। प्रयास करती रही, यह गंभीर चेहरे पर हमेशा की तरह कोई विशेष भाव नहीं है। चलो अब सब खाना खा लो, दुष्यंत भी थका है, कहकर मम्मी खाना लगाने लगी। मम्मी पापा दुष्यंत को अचानक आया देख बड़े खुश लग रहे थे, पर वो आशंकित थी। मम्मी के चेहरे पर देखकर नहीं लग रहा था कि दुष्यंत ने उन्हें कुछ बताया है। वैसे बताने जैसा था भी क्या, दुष्यंत के पास वक्त नहीं था तो वह अकेले मायके चली आई। उसने मन को समझाया, पर जाने क्यों उसका मन उसके आश्वासन के बाद भी आश्वस्त नहीं हो रहा था। दुष्यंत की नाराजगी के बाबत संभावित संवादों को मन ही मन बुनती बुनती शंकाओं की उमड़ घुमड़ लिए रात को केतकी कमरे में गई और चुपचाप बेड के एक किनारे बैठ गई। दुष्यंत कुछ देर उसके चेहरे को ताकता रहा और फिर क्या हुआ, कुछ कहोगी नहीं, कहते हुए दुष्यंत से उसका हाथ पकड़ लिया तो वह किसी तरह बोली, अचानक आ गए, मैसेज ही दे देते। मम्मी से क्या कहा आपने? वही जो कहना चाहिए था। क्या? यही कि ऑफिस का काम था सो नहीं आ पाया। आज काम निपट गया तो आ गया।
मुझे फ़ोन नहीं किया, मैसेज ही नहीं, तुमने सरप्राइज़ दिया तो सोचा मैं भी दे देता हूँ। उसकी बात सुनकर केतकी की आंखों में नमी उतर आई। किसी तरह खरखराते गले से पूछा, नाराज हो? हाँ था तो। तुम्हारे मैसेज पढ़कर गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। गुस्सा और दुख कम हुआ तो डर से मन में जगह बना ली कि कहीं ये हमारे रिलेशनशिप के बिखराव की शुरुआत तो नहीं। केतकी अमर बेल की तरह उससे लिपट गई। आंखों से आपराधिक में घुला मिला गुस्सा बहने लगा। तो बड़ी मुश्किल से बस इतना बोल पाई, अकेले आना नहीं चाहती थी पर तुमने मजबूर कर दिया। हिचकियां जब बंद हुई तो वह उसकी चुंबक चिंडुकियों से उठाते हुए बोला, तुम्हारा मैसेज देखने के बाद कई तरह के सवाल, गलत ख्याल आए थे, पर इन ख्यालों पर एक पॉजिटिव ख्याल भारी पड़ा था कि घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जाने अनजाने में तुम मेरे व्यवहार से जरूर आग्रत हुई हो। मेरी क्रिया की प्रतिक्रिया के हैं तुम्हारा यहाँ इस तरह आना। इतना तो मैं समझ चुका हूँ। दुष्यंत ने बाहों में कस लिया। उस रात की झमाझम बारिश में दोनों एक तरफ से भावनाओं का ज्वार बहा। बहुत कुछ सुनाया, समझाया और समझा। उस रात की सुबह सुंदरी थी। सुबह सुबह उसने चाय की चुस्कियां लेते हुए शमिता को मैसेज किया, दुष्यंत आया है। मौसम कैसा है? उसने कहा, बिल्कुल साफ, इंद्रधनुष में निकला है। केतकी ने दुष्यंत को नज़र भर देखते हुए उसे जवाब सेंड किया। दुष्यंत पापा के साथ बैठा किसी बात पर हंस रहा था। हालांकि उसकी हंसी पापा जैसी उन्मुक्त तो नहीं थी, पर जितनी भी थी एक सुखद बदलाव के लिए पर्याप्त थी। धन्यवाद।